Hello dear students, very good morning all of you. I'm Pawan Gahukar and yes guys, we have to we'll wrap the chapter government policies for business growth अभी, ठीक है. We have covered a fair bit of ground, rather we are on the verge of completion कि गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसीज बनाई और कैसे बनती है और हिस्टोरिकली इंडिया में पॉलिसीज को लेके क्या हुआ था, राइट फ्रॉम एंशिएंट इंडिया टू इंडिया अंडर ब्रिटिश, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. सो गाइस, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है. टेल मी दिस आंसर. इंडिया ने ग्रोथ कौन से डेकेड्स में बहुत ज्यादा नहीं की है? व्हाट आर द डेकेड्स? 1950s to 1980s. और फिर क्या हुआ इंडिया में? सर हाँ, एंड और एलपीजी इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस. इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस इन इंडिया, ठीक है. सो गाइज यस, इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस में हमने कौन सा पार्ट पढ़ लिया है? सर इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस में हमने पढ़ लिया है, इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस में हमने पढ़ लिया है लिबरलाइजेशन. सबसे पहले हमने पढ़ा है लिबरलाइजेशन, और लिबरलाइजेशन में देयर आर विंड्स ऑफ चेंज हमने पढ़े हैं. विंड्स ऑफ चेंज कुछ याद है ऐसा? ठीक है. लिबरलाइजेशन में क्या हुआ? अप्रूवल्स इजी हो गए, आसान हो गए, और एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव, लीगल और लेजिस्लेटिव सिस्टमैटिक लूजनिंग हुआ. लूजनिंग हुआ यानी कम हुआ. डी रेगुलेशन हुआ इस पीरियड में या डी रेगुलेशन हुआ? डी रेगुलेशन हुआ, ठीक है. डी रेगुलेशन हुआ, ग्रेट, ठीक है. इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन के अंदर जो पहले के जमाने में कितने सेक्टर्स, कितनी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर ही चला सकती थी? कितनी? द आंसर इज 18, ठीक है. सो गाइस हियर इज द क्वेश्चन. 18 से अब ये कितने पे आ गया है? रिया जेजानी इज द फर्स्ट वन टू आंसर. द आंसर इज 3. द आंसर इज 3, ठीक है. रिया जेजानी, नाउ यू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन टू गेन द पॉइंट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल सेड, लेकिन मुझे सॉफ्टवेयर में तुम्हारा विंडो एक्टिवेट होते हुए दिखा. टेल मी, ये 3 इयर्स के अंदर, ठीक है, ये 3 इंडस्ट्रीज कौन सी थी जिसमें अब सिर्फ पब्लिक सेक्टर बची है? यस रिया. डिफेंस एयरक्राफ्ट, डिफेंस, हाँ वो एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस एयरक्राफ्ट, वॉरशिप एंड एटॉमिक एनर्जी. दैट्स इट. एंड रेलवे and railway transport ट्रांसपोर्ट. as well. So Riya, you get 1 point as well. Atomic energy याद रहेगा? Atomic energy, Indian railways and defense aircrafts and warships. Is this a normal ship? यहां पे aircrafts यहां से MiGs फ्लाई करते हैं, ठीक है. यहां पे एक प्रॉपर स्ट्रिप होता है, एयर स्ट्रिप होता है, ठीक है. चलो ग्रेट. और बहुत सारी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड ऑल एबॉलिश हुई, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कितने प्रोडक्ट्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व थे? 800. ठीक है. हर्ष गिरधर, गिव योरसेल्फ अ पॉइंट, ठीक है. ठीक है. लिबरलाइजेशन के अंदर डी रिजर्वेशन हुआ फिर, और उसमें क्या होता था? अब हर्ष गिरधर टेल मी, ठीक है, या एवरीवन ओपन फॉर दिस. 800 सेक्टर्स, जो 800 प्रोडक्ट्स थे स्मॉल स्केल में, उनको प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम फाइनेंस नहीं थी. प्रॉब्लम ये थी कि वो उनकी प्लांट एंड मशीनरी को अपग्रेड करने के लिए अलाउ नहीं करते थे. दे कुड नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड सीलिंग. व्हाट डू यू मीन बाय सीलिंग? लिमिट. एंड दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम. अरे तुम ग्रो ही नहीं करने दोगे तो छोटे बिजनेसेस बड़े कैसे बनेंगे? और दैट वाज द प्रॉब्लम. चलो, ओपनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी में वी आर हैप्पीली डन विथ लिबरलाइजेशन. श्योर, आगे बढ़े. अच्छा एक बात बताओ, यू आर 17, 18 नाउ, राइट? 17, 18, 19, 20, 21, 22 व्हाटएवर, ठीक है. अब मुझे बताओ, ये इट इज वेरी इनएविटेबल कि कल जाके तुम ठीक है जॉब करोगे कॉर्पोरेट्स में, अच्छा पैसा कमाओगे, फिर शादी करोगे, फिर बच्चे होंगे. वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड फ्यूचर. तो मुझे बताओ, अपने बच्चों को कौन सी स्कूल में भेजोगे आप? म्युनिसिपैलिटी की स्कूल में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूल्स में, या प्राइवेट स्कूल्स में? अरे क्यों ऐसा?
क्यों ऐसा? सर, हम वो जनता है जो अच्छी स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी ट्यूशन ज्वाइन करते हैं, यानी प्राइवेट को भी और प्राइवेट करते हैं हम लोग। एम आई राइट? क्यों? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद पब्लिक स्कूल्स एंड व्हाट इज सो गुड अबाउट प्राइवेट स्कूल्स? कम ऑन। फैसिलिटीज, करेक्ट। और प्राइवेट स्कूल की टीचर्स और पब्लिक स्कूल की टीचर्स में एफर्ट्स में बहुत डिफरेंस नजर आता है। एम आई राइट? एग्जाम्पल के तौर पे हम पब्लिक स्कूल की टीचर्स को हम कुछ नहीं करें, बस एग्जाम्पल के तौर पे इसको कंसिडर करें गाइस। इसलिए प्राइवेटाइजेशन इज प्रायोरिटाइज्ड। आप खुद अपने लिए प्राइवेटाइजेशन चूज कर रहे हो, और इंडिया की हर अच्छा सेक्टर पब्लिक अंडरटेकिंग थी, गवर्नमेंट चलाती थी। और गवर्नमेंट जब चलाती थी, तो गवर्नमेंट जब चलाती है कोई भी चीज, गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम गवर्नेंस है। एम आई राइट? एयर इंडिया, हैव यू हर्ड अबाउट एयर इंडिया? एयर इंडिया अच्छा कर रही है या डूब रही है? 75,000 करोड़ का नुकसान खाए लोग लास्ट ईयर। बेल आउट करना पड़ता है इनको, गवर्नमेंट को। किसका पैसा जाता है बेल आउट में? हमारा ही पैसा जाता है, टैक्स पेयर का पैसा जाता है। इनका नुकसान का भरपाई बेल आउट है नहीं, इनके नुकसान की भरपाई गवर्नमेंट करती है। वेयर एज इंडिगो इज डूइंग वेरी गुड। अभी 600 प्लेन्स का ऑर्डर दिया बोइंग को। इंडिगो सर्विस देती है, प्लेन खरीदना पड़ता है, ठीक है। कौन सी तो कंपनी से जो प्लेन बनाती है? बोइंग एक कंपनी है, और प्लेन कौन सी कंपनी बनाती है? यू हैव नो क्लू। चलो, आज का असाइनमेंट कि भाई साहब प्लेन कौन सी कंपनी बनाती है। एक तो बोइंग है और दूसरी कंपनी कौन सी है, ये आपको पता करना है। पता करोगे क्या? अगर मैंने आंसर दे दिया तो भूल जाओगे, ठीक है। चलो प्राइवेटाइजेशन पढ़ते हैं। प्राइवेटाइजेशन एज अ स्ट्रेटजी हैज बीन एक्सपेरिमेंटेड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड अ डेकेड अर्लियर देन एक्सपेरिमेंटेड इन इंडिया, ठीक है। सो गाइस, सर एक्सपेरिमेंट कहां हुआ था? ये एक्सपेरिमेंट यूके में हुआ था। मार्गरेट थैचर वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था प्राइवेटाइजेशन का। सो क्या एक्सपेरिमेंट था वो? चलो देखते हैं। During the prime ministership of Mrs. Margaret Thatcher, British coal mines were privatized. ठीक है, अगर आप देखोगे उस स्लाइड में क्या था? कोल माइंस, ब्रिटिश कोल माइंस were privatized. MCQ gold. Many of the components of national healthcare services, school education services were privatized. कोविड के केसेस में देखा होगा आपने, लोग गवर्नमेंट कॉलेज में ज्यादा भर्ती होते थे, एडमिट होते थे, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में? मेजर तो हमारी पब्लिक गरीब है इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अदरवाइज क्या आप अपने रिलेटिव को प्राइवेट हॉस्पिटल में डालोगे या पब्लिक हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? बताओ। प्राइवेट में ही डालेंगे ना, क्योंकि वो लोग ओवरवर्कड है। हम ये नहीं कह रहे वो अच्छा है या नहीं है, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर में क्या होती है, थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी होती है, थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। However, privatization can be advantageous in terms of higher flexibility and scope of innovation it offers, and with the cost saving many times. However, it has an adverse impact on the employee morale and generates the fear of dislocation or termination. guys, प्राइवेट सेक्टर में कैसा है कि मेहनत कर और पैसा ले जा, एम आई राइट? गवर्नमेंट सेक्टर में कैसा है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और प्राइवेट एम्प्लॉइज का एटीट्यूड भी अलग होता है। देखा क्या आपने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमेशा मीम्स बनता है, किस बात की? लंच टाइम की। करेक्ट, देखा तुमने? यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले एम्प्लॉइज जो होते हैं वो हमेशा कुछ भी, किसी भी चीज का उनका एक ही सोल्यूशन है, क्या? उधर जाओ, उधर जाओ। फिर जिसके पास जा रहे हैं वो क्या बोलता? हमारा लंच टाइम है। वही आईसीआईसीआई बैंक के साथ मैं बैंकिंग करता हूं अपनी, ठीक है। तो गाइस वहां पे लोग एक साथ लंच नहीं करते। 15 मिनट का, 20 मिनट का ब्रेक सबको अलॉट किया गया है, ताकि क्या हो, सब लंच टाइम में एक बंदा एंगेज होगा, बाकी सारे लोग क्या करते रहेंगे? काम करते रहेंगे। आप समझ रहे हो? यानी बैंकिंग रुकेगा नहीं, ठीक है। सो प्राइवेट सेक्टर में क्या है? अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन जिन लोगों को काम करने की आदत नहीं होती है उनको क्या होता है? डर आ जाता है कि मुझे नौकरी से निकाल ना दे। हमको कैसा चाहिए? हम 10 बजे जाए, 6 बजे तक टाइम पास करें, वापस आए और हमको हमारे 50,000 रुपए पर मंथ दे दो। ये
पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती, देखा क्या आपने? Yes, sir. क्यों? क्योंकि वहां कुछ करना ही नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा नहीं है, वहां भी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करने वाले करते हैं, लेकिन जिनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है प्राइवेट वाले उनको निकाल देते हैं। गवर्नमेंट जॉब से किसी को आसानी से निकाला नहीं जा सकता। So, however, it has an advanced effect. It looks for accountability. What do you mean by the word accountability? Come on, guys. This is a very vital word. Accountability यानी क्या? Responsibility. Responsibility. मेरी और तुम्हारी responsibility है कि हम लोग CA फाउंडेशन क्रैक करें। क्या कहते हो? सर पूरी जान लगा देंगे, हम पूरी जान लगा देंगे। ठीक है, ऐसी पढ़ाई कर रहे ना हम लोग सर, खुद के नोट्स बना रहे, स्टिकी नोट्स बना रहे। CA के लिए हमारे घर की एक दीवार अलग है, ठीक है, एंड ऑल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? पूरा मेहनत कर रहे सर। हाँ तो बोलो, झूठा ही सही हाँ बोल लो। हाँ सर कर रहे। नाउ तो इंडिया में हुआ क्या फिर प्राइवेटाइजेशन? देखते हैं। देयर वर हार्डली एनी टेकर्स इन इंडिया प्राइवेटाइजेशन, sorry, it looks for accountability and quality in production and service system. Privatization can be successful if diligent scrutiny by decision makers is attached to policy concerned. Diligent, what do you mean by the word diligent? No. Anything which is done with reasonable care. Anything done with reasonable care, good thought process, a deep thought, कि यार नुकसान ना हो जाए। ठीक है, जैसे तुम्हारा दोस्त तुमको 50,000 रुपए मांग रहा है, दोगे क्या? सर मेरा दोस्त है वो, उसका हिस्ट्री चेक करेंगे कि ये लोगों से पैसे लेता है क्या, और लेता है तो वापस देता है क्या, और इसको किस काम के लिए चाहिए, बेटिंग करने के लिए चाहिए तो देंगे क्या हम लोग? तो आप लोग दिमाग लगा रहे हो, यानी क्या? डिलीजेंस। बोलिए ना, कुछ कह रहे थे। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडिया में क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन इंडिया में कैसा हुआ देखते हैं। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन एफर्ट वाज नॉट इजी। प्राइवेटाइजेशन में क्या, पब्लिक कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को बोलते थे कि पब्लिक कंपनीज को खरीदो, लेकिन पब्लिक कंपनीज, एयर इंडिया बिक नहीं रहा है, पता है आपको? एयर इंडिया बिक नहीं रहा है, क्यों भाई? इतने सारे लॉसेस, हम एक तो पैसे देने हैं, ऊपर से लॉस मेकिंग कंपनी खरीदनी है। आप समझ रहे हो क्या? एक तो पैसे देने हैं, ऊपर से लॉस मेकिंग कंपनी का क्या करना है? खरीदना है। ये कैसा होगा फिर? In the Indian context, privatization was not easy. There were hardly any takers for loss-making public sector industries. On the other hand, there had been many takers for surplus-making industries like oil drilling and refinery companies, or the ones in mineral extracting sectors like Steel Authority of India Limited, National Mineral Development Corporations. Government decided to privatize the loss-making companies fully and profit-making ones and banks partially. The effort for privatization was accepted by the society with a lot of resistance during the inception of economic liberalization in the nation. So guys, इंडिया में जैसे, ठीक है, अगर मुझे बताओ, आई होप सबके पास अपना अपना रूम है पढ़ने के लिए, आई होप, Yes. ठीक है। अगर आपके घर में, ठीक है, आपके घर में मेहमान आ गए, कोई मेहमान आ गए और मम्मी अच्छे से बिहेव करने लगी, मान लो आपके घर पे मामा मामी और उनके 2 पगले बच्चे आ गए, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, तुम पढ़ाई कर रहे थे, दरवाजे की बेल बजी, तुमने दरवाजा खोला और अचानक से मामा का एक बच्चा तुम्हारे पैरों के बीच से निकल गया। समझ रहे हो ना मामा के बच्चे कैसे हैं? बहुत ही खतरनाक, बहुत खतरनाक है हमारे मामा के बच्चे। ठीक है, एक बंदा घर पे आया और तुम्हारा अकाउंट्स का चार्ट फाड़ दिया, आते बराबर 5 मिनट हुए नहीं उस लड़के को, अकाउंट्स का चार्ट फाड़ दिया। सर 5 घंटे लगे थे उस चार्ट को बनाने में। तुम मम्मी की तरफ देख रहे हो, तुम मम्मी की तरफ देख रहे हो, मम्मी तुम्हारी तरफ देख रही है शर्मिंदगी में कि क्या करे, हमारे उधर वाले ऐसे ही है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि मम्मी अब तुमसे अच्छा बिहेव करने लगेगी, एम आई राइट? मम्मी तुमसे अब अच्छा बिहेव करने लगेगी। उनके भाई आए ना और उनके भाई के पगले बच्चे आए ना, तो उनको, तुम उनको मार ना दो, कान ना फाड़ दो उनका, वगैरह वगैरह, ये सब इश्यू चल रहा है। अब मम्मी ने तुमको एक पूछा कि बेटा तुम 2-4 दिन के लिए ड्राइंग रूम में पढ़ाई करोगे क्या, या लिविंग रूम में पढ़ाई करोगे क्या और वहीं सोओगे क्या, क्योंकि तुम्हारा रूम मामा मामी को देना है। तो कितने लोग नहीं मानेंगे? कितने लोग नहीं मानेंगे? सर ये हमको सर हमारा ही रूम चाहिए और हमको हमारा वो बेड चाहिए, हमको हमारा वो पिलो भी हमारा ही, एम आई राइट? सर हमको हमारे उस एनवायरमेंट की आदत है,
सर मैं नहीं दूंगा अपना रूम वूम, एम आई राइट? हम यहां अपना रूम शेयर नहीं कर रहे, ठीक है? क्या कहते हैं इसको? रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको? रेजिस्टेंस। कोई भी बंदा चेंज को पहले क्या करता है? नहीं बोलता है, रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है? सो गाइस दैट इज दैट, रेजिस्टेंस टू चेंज। आसान, कोई भी नई चीज लाओ पहले लोग नहीं बोलते। जैसे क्रिप्टो आया तो आधे लोग क्या कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत है, क्रिप्टो करेंसी इज वेरी बैड, ठीक है? क्रिप्टो करेंसी इज वेरी बैड बोलेंगे। अमिताभ बच्चन ने तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया, आप सोचो, ठीक है? ये फिएट मनी नहीं चलने वाला ज्यादा दिन, चलो देखते हैं। जैसे लोग एटीएम को यूज करने से मना करते थे पहले, अब सब लोग शिफ्ट हो गए। पहले लोग ऑनलाइन क्लासेस को मना करते थे, हे ऑनलाइन वगैरह नहीं चला था हमारा, हमको ऐसा फेस टू फेस पढ़ाओ। अभी पढ़ रहे हैं अच्छे से? पहले मना करते थे। पहले कोई भी चीज नहीं होती तो क्या मिलता है उसको? रेजिस्टेंस। प्राइवेटाइजेशन को भी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिला। Privatization helps in a big way to enhance market potencies by enhancing efficiency, quality and competitiveness. क्या कहते हो? By enhancing efficiency and qualitativeness. Competition यानी प्राइवेटाइजेशन के कारण क्या होता है? Competitiveness आ जाती है। प्राइवेटाइजेशन के कारण कंपटीशन बढ़ता है, एम आई राइट? एंड गाइस, कंपटीशन जब बढ़ती है ना बॉस, याद रखो, ठीक है? आप ना अपनी क्लास में, अगर आप अपने क्लास में किसी को जानते हो तो एक अपने लिए खुद का एक साइलेंट कंपटीटर ढूंढ लो, क्योंकि जितनी ग्रोथ तुमको तुम्हारा कंपटीशन करवाएगा, जितनी ग्रोथ तुमको तुम्हारा कंपटीशन करवाएगा, उतनी ग्रोथ तुम्हारा कोई नहीं करवा के दे सकता। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। फ्रॉम 1983 टू 1992 रफली 10 साल का पीरियड है। मारुति ने कितनी कार्स बनाई है? 2 कार। 10 साल के पीरियड में सिर्फ 2 कार बनाई है इन्होंने। पहली कार उनकी ये, और दूसरी वो किडनैपिंग कार, कौन सी? ओमनी। ओमनी, ठीक है? तुमने 10 साल में कितनी कार्स बनाई है? सिर्फ 2 कार्स बनाई है 10 साल में, सिर्फ 2। इज इट नॉट टू लेस? सो व्हाट टू लेस? वेरी लेस। यानी हालत इतनी खराब थी कि आमचे सचिन तेंदुलकर, यू नो हिम राइट? सचिन तेंदुलकर का फर्स्ट कार कौन सा होगा? गेस करो। ही वॉज द सुपरस्टार ऑफ इंडिया राइट फ्रॉम डे 1। ही वॉज वेरी वेल नोन। पहली कार कौन सी होगी इनकी? मारुति। बिकॉज देयर वॉज नो ऑप्शन इन इंडिया इन 1980s। उसकी सब पहली कार भी मारुति 800 ही थी। तो ये नहीं लेता तो फिर क्या लेता? ये लेता, किडनैपिंग कार लेता। और दूसरी जो इंडियन कंपनी थी तो वो इंडिका थी। इंडिया के हाल तो बहुत ही बुरे थे, तुमको तो पता ही है। लेकिन सर आज मारुति सुजुकी की कार्स बहुत अच्छी है। आज आपको मारुति सुजुकी में बहुत सारी अच्छी कार्स मिल जाएगी। बलिनो, स्विफ्ट डिजायर, सियाज, राइट? इग्निस, ओमनी, ओमनी तो अभी भी है, ब्रीजा। सर ये कैसे हुआ? ये हुआ जब से इंडियन मार्केट में क्या आया? कंपटीशन आया। इंडिया में कंपटीशन कब से आया बताओ? 1991 से, जब इंडियन मार्केट में ह्यूंडई आया, फिर टोयोटा आया, फिर फोर्ड आया, अमेरिकन आया, फिर से जापानीज ब्रांड आया। तब से मारुति को समझा कि अब इन दो कार से हम काम नहीं कर पाएंगे, हमको कुछ नया करना पड़ेगा। तो गाइज मारुति सुजुकी ने अपने आप को डेवलप किया और अब उनके पास इतनी सारी कार्स हैं, ठीक है? तो गाइज नहीं तो आज भी हम लोग 2-3 कार्स में ही खुश रहते हैं, आप समझ रहे हो? मारुति 800 वाज अ ड्रीम कार ऑफ सो मेनी पीपल। कंपटीशन शेप्स द बिजनेस, व्हाट से? यस सर, कंपटीशन शेप्स द बिजनेस। और कंपटीशन को मैनेज करने के लिए कौन सा एक्ट है बताओ? कंपटीशन एक्ट 2002। एंड हु इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर कंपटीशन एक्ट? सृष्टि बलाल, ठीक है? द आंसर इज CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। याद रहेगा होपफुली, ठीक है? तो गाइस प्राइवेटाइजेशन से कंपटीशन बढ़ता है और कंपटीशन बढ़ा, एवरीथिंग गोस फाइन। कंपिटिटिवनेस बढ़ता है, क्वालिटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है? प्राइवेटाइजेशन इज एसेंशियली an effective tool for rapid restructuring and reforming of business sector enterprises. In India, public sector entities remain inefficient as far as profitability and quality is concerned. They were running without sufficient aim and mission. The private sector, on the other hand, is perceived to be more
perceived to be more self-motivated, prolific and reliable for superior quality of products. क्या superior quality होती है products की, है ना? गवर्नमेंट का वैसे ही रहता सर, जैसा जैसा आपको पता है, प्राइवेट का थोड़ा काम अलग रहता है, ठीक है? प्रोलिफिक है ना, एकदम हाई स्कोरिंग. विराट कोहली इज अ प्रोलिफिक बैट्समैन, एम आई राइट? प्रोलिफिक, एकदम जबरदस्त. प्रोलिफिक है ना, जबरदस्त. रिलायबल फॉर सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. दो देयर आर एक्सेप्शंस. कुछ प्राइवेट कंपनीज आज भी बर्बाद है. प्राइवेटाइजेशन कैसे कैसे कर सकते हैं? डेलीगेशन, डाइवेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट. लेट्स चेक इट आउट वन बाय वन. डेलीगेशन. डेलीगेशन यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डेलीगेशन? अपना काम किसी और को सौंप देना. अपना काम किसी और को सौंप देना इज कॉल्ड एज डेलीगेशन. ठीक है? जैसे इंडिया में पासपोर्ट्स बनते थे और पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के बाद आपको पासपोर्ट कितने दिनों में मिलता था? 3 months. 3 months इज अ लॉट ऑफ टाइम. इन्हें अगर मेरा 1 महीने में ट्रैवल है तो 3 महीने में पासपोर्ट के लिए रुक सकता हूं क्या? सोचो. नहीं. अच्छा, किसी ने रिसेंटली पासपोर्ट बनवाया है? रिसेंटली? हाँ सर. पैंडेमिक में आप पूछो कि मजाक उड़ा रहे हो हमारा, पैंडेमिक में पूछ रहे हो पासपोर्ट बनवाया क्या? ये मैं आपको बात बता रहा हूं 10 साल पुरानी. 3 महीने लग जाते थे. आज पासपोर्ट इंडिया में 7 दिन में मिल जाता है. ठीक है? वो भी तत्काल वाला नहीं, नॉर्मल 7 दिन में मिल जाता है. ठीक है? थैंक्स टू सर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम करती है इसके लिए. क्या लगता है तुमको, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम करती होगी? जी नहीं, ये काम करता है. करेक्ट, वेरी गुड अखिलेश. टीसीएस काम करता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पासपोर्ट का काम टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को क्या कर दिया है? डेलीगेट कर दिया है. इसको कहते हैं डेलीगेशन. तुमको मम्मी ने कुछ काम बताया, तुम अपने छोटे भाई बहन को बताते हो? हमारा छोटा भाई बहन इज आवर ऑफिशियल स्लेव. एम आई राइट? हमको जो भी काम मिला हम लोग क्या करते हैं? उसको बताते हैं. तो हम लोग अपने काम को क्या करते हैं? किसी और को सौंपते तो कहते हैं डेलीगेशन. सो गाइस, पढ़ते हैं पहला. डेलीगेशन. गवर्नमेंट हेल्प्स टू होल्ड, गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैंडल्स फुल्ली और पार्टली द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. There is active involvement by the government. Delegation may happen through contract, franchise और grant. लिख लोगे एग्जाम्पल. ये पासपोर्ट का पूरा प्रोसेसिंग टीसीएस को आउटसोर्स हुआ है, डेलीगेट हुआ है. ओके गाइस, एयर इंडिया बेचने के लिए निकाली है गवर्नमेंट ने, राइट? तो एयर इंडिया से गवर्नमेंट क्या कर रही है? डाइवेस्ट. गवर्नमेंट सरेंडर्स पार्शियल ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्स मेजॉरिटी स्टेक टू वन और मोर प्राइवेट एंटिटीज इन द कोर्स ऑफ टाइम. डाइवेस्टमेंट. एक होता है इन्वेस्टमेंट, राइट? एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है डाइवेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट यानी पैसे इन्वेस्ट करना, डाइवेस्टमेंट यानी पैसे निकाल लेना. इन्वेस्टमेंट यानी पैसे डालना, डाइवेस्टमेंट यानी पैसे विड्रॉ कर लेना. तो गाइस, इसमें भी गवर्नमेंट अपना ओनरशिप क्या करती है? प्राइवेट कंपनी को बेच देती है. गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट का ओनरशिप कितना होता है बताओ? 51%. करेक्ट. मेजॉरिटी स्टेक अपना प्राइवेट एंटिटीज को बेच देते हैं. वेरी गुड. सो गवर्नमेंट सरेंडर्स पार्शियल ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके बाद, ठीक है, पहले लैंडलाइन टेलीफोन्स आए, राइट? और फिर क्या आए? लैंडलाइन टेलीफोन्स आए 60s 70s 80s और फिर अर्ली 90s में ओपन अप के बाद क्या आए? सेल्यूलर फोन्स, पेजर्स आए, सेल्यूलर फोन्स आए. तो मुझे बताओ, ये टेलीफोन में और पहले सेल्यूलर फोन्स में कौन था जिसका सिम कार्ड यूज करते थे लोग? कौन था जो लैंडलाइन देता था? करेक्ट, BSNL. एंड डू वी गिव अ डैम टू BSNL नाउ?
No. बीएसएनएल को धीरे 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 हटा दिया। कौन है ये? कौन है? Airtel. ठीक है, द एयरटेल गर्ल। जब आपने करंट लीडर को, जो कि गवर्नमेंट कंपनी थी, उसको हटा दिया और खुद टॉप बन गए, बेस्ट कंपनी बन गए, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट। Displacement. द प्राइवेट एंटरप्राइज एक्सपांड्स एंड ग्रेजुअली डिस्प्लेसेस द गवर्नमेंट एंटिटी। हटा ही दिया, एयरटेल ने बीएसएनएल को हटा दिया। और क्योंकि एयरटेल ने बीएसएनएल को हटा दिया, तो डू यू नो कर्मा? डू यू नो कर्मा? ठीक है, तो फिर जियो ने अब एयरटेल को हटा दिया, डिथ्रोन कर दिया। ऐसा ही होता है वो। द प्राइवेट एंटरप्राइज एक्सपांड्स एंड ग्रेजुअली डिस्प्लेसेस द गवर्नमेंट एंटिटी। Deregulation facilitates privatization if it enables private sector to challenge a government monopoly. The government monopoly through BSNL and MTNL has been replaced by private sector, और उस जमाने में एयरटेल ने ये काम किया था। अब दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट। सेलिंग अ पोर्शन ऑफ ओनरशिप स्टेक इन गवर्नमेंट एंटरप्राइज टू प्राइवेट एंटरप्राइज, ये है डिसइन्वेस्टमेंट। सेलिंग अ पोर्शन ऑफ ओनरशिप इन द पब्लिक एंटरप्राइज टू प्राइवेट एंटरप्राइज इज डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, ये 2 पॉइंट के लिए पूछ रहा हूं। हाउ मेनी पॉइंट्स यू लर्न? 2 पॉइंट्स। ठीक है, सो मेक इट फास्ट। सर, सेलिंग अ पोर्शन ऑफ ओनरशिप इन अ पब्लिक एंटरप्राइज टू प्राइवेट एंटरप्राइज, सर डाइवेस्टमेंट में भी तो ऐसा ही था ना? ठीक है, तो मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस? रेज योर हैंड्स प्रॉपर्ली एंड टेल मी द डिफरेंस। 2 पॉइंट्स विल गेट। रेज योर हैंड्स। यस हर्ष, बोलो। Sir, private sector have to pay the money to public sector for owning the stake in this investment, and the divestment में public sector surrender करेगी private sector को, मतलब सौंप देगी वो portion stake का। हर्ष, तो डिफरेंस क्या है? आर्या। सर, डिसइन्वेस्टमेंट यानी जब मतलब ये पोर्शन जब होता है, पार्ट है। हाँ, ओके। प्राइवेट पार्टीज। और डाइवेस्टमेंट जो है वो पूरा सौंप देते हैं। पूरा सौंप देते हैं ना? पूरा डिड वी राइट 100%? No, not 100%, तो but मेजॉरिटी। majority. तो फिर डिफरेंस नहीं कवर हो रहा ना, डिफरेंस कुछ नहीं मिल रहा ना हमको। हाँ, जस्ट अ मोमेंट हर्ष, सबको मैं चांस दे देता हूं। पहले जतन बोलो बेटा। सर, डाइवेस्टमेंट में सर इसके अंदर में जैसे अपने एग्जांपल देके देखी, वो आउटसोर्स कर रहा था थोड़ी सी चीजें। नो, नहीं, आउटसोर्सिंग कहाँ है इसमें? वो तो डेलीगेशन है। कोई एक वर्क ऐसे दे रहा है उनको। वो तो डेलीगेशन है ना, हमने डेलीगेशन में पढ़ा था वो कंसेप्ट, वो अलग था। हमको डिफरेंस मैंने आपको पूछा डाइवेस्टमेंट में और दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट में। सर, ये तो हमको तो इतना ज्यादा डिटेल में वहां दिया ही नहीं है। यस अखिलेश, टेल मी। ओके, नॉट बैड। हर्ष गिरधर, टेल मी। डाइवेस्टमेंट में कुछ टाइम में बेचना पड़ता है। तो टाइम इज द डिफरेंस, यू वांट टू से, राइट? यस। ऑल द आंसर्स आर रॉन्ग। ठीक है, या टेल मी। सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइवेस्टमेंट में गवर्नमेंट के पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, और डिसइन्वेस्टमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, बट ऐसा कुछ लिखा नहीं है हर्ष वहां पे। There's nothing written. गवर्नमेंट सरेंडर्स पार्शियल ओनरशिप। सो बट डिसइन्वेस्टमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऐसा कोई मेंशनिंग नहीं है ना। चलो मैं बताता हूं आपको डिफरेंस। कोई डिफरेंस ऐसा प्रॉपर्ली हमारे नोट्स में मेंशन नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को इसका परफेक्ट आंसर नहीं पता होता है, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा में पढ़ा रहा हूं। बट ठीक है, हमारे काम में कभी ना कभी इंटर में या सीए फाइनल में आएगा ही। Divestment occurs when particular division does not live up to the expectation
एंड द मनी इज रीइन्वेस्टेड इन अदर प्रोजेक्ट. डाइवेस्टमेंट में यहां से मिला हुआ पैसा हम लोग कहां डालते हैं? किसी दूसरे प्रोजेक्ट में डालते हैं. समझा? डाइवेस्टमेंट यानी पैसा हम लोग डाइवर्ट करेंगे. डाइवेस्टमेंट यानी यहां से निकाल के हम क्या करेंगे? डाइवर्ट. इन्वेस्टमेंट का अपोजिट डाइवेस्टमेंट नहीं है. गलत बोला था मैंने. इन्वेस्टमेंट का अपोजिट डाइवेस्टमेंट नहीं है. डाइवेस्टमेंट का अपोजिट है यहां से पैसा निकाल के कहीं और डालो, डाइवेस्ट करो. यहां पे हम री इन्वेस्ट करने वाले हैं. डिसइन्वेस्टमेंट इज द अपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट. यहां से पैसा इन्वेस्ट किया है, बेच के जो पैसा मिला है वो हम लोग कहीं री इन्वेस्ट नहीं करने वाले. वो पैसा हम अपने पास रखने वाले हैं. हम लोग इसको री इन्वेस्ट नहीं करने वाले. सो गाइज, इफ यू फील लाइक यू कैन राइट डाउन द डिफरेंस. प्लीज राइट इट डाउन. तो अगर आपके आंसर्स गलत हुए तो बुरा फील होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये आपके कहीं लिखा ही नहीं है. इट इज जस्ट द एक्स्ट्रा थिंग दैट आई हैड टू टेल यू. सो डोंट फील बैड, यू नेवर न्यू इट. Hey guys, done? So guys, I hope this is done. So guys, that's the difference. डाइवेस्ट में हम लोग पैसे डाइवर्ट करते हैं यहां से वहां, डाई. लेकिन जैसे डिसइन्वेस्टमेंट आए, पैसे विड्रॉ कर लेंगे और उसको कोई यूज नहीं करने वाले. सो गाइज, ये नोट्स में नहीं दिया है, एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको. द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन आर टू रेज द रेवेन्यूज, टू ईज द फिस्कल क्रंच एंड टू इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी एंड इफिशियंसी ऑफ डाइवेस्टेड एंटरप्राइजेस. ओके, एंड या दैट्स दैट. तो उन्होंने मेजरली, ठीक है, मेजरली ये चीजें डिस्कस करने के लिए दिया हमें. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है. एंड द नेक्स्ट बिग थिंग इज व्हाट? ग्लोबलाइजेशन. पढ़ाया नहीं है आपको नोट्स में, बट वी शुड नो इट. द ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री वर्ल्ड वाइड थ्रू इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड वैरायटी ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन. क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन in goods and services and international capital flows, or also through more rapid and wide पूर्ण diffusion of technology. So guys, हर कंट्री हर दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट होनी चाहिए. क्या कहते हो? अगर ऐसा हुआ तो ही वॉर का सिचुएशन अवॉइड होगा. समझ रहे हो आप? और हर कंट्री के पास अपना एक रिसोर्स होता है जिससे वो उसको मैनिपुलेट करके अपनी जगह दुनिया में बना सकता है. जैसे इंडिया के काफी प्रोडक्ट्स है जो वी आर द हाईएस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स, ठीक है, लाइक ड्राई फ्रूट्स, एप्पल्स, एंड देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स. देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर बेस्ड मोस्टली. तो हम लोग उन प्रोडक्ट्स को लेके ग्लोबलाइज किए हैं खुद को, ठीक है. इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्री वर्ल्ड वाइड. ओके, चलो. तो एलपीजी में जी आपको ज्यादा ग्लोबलाइजेशन ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बट देन फिर भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया ये. ओके, अच्छा एक बात बताओ, बी ऑनेस्ट, क्या आपके पास एज ए स्टूडेंट पैसों की कमी है? एज ए स्टूडेंट पैसों की कमी है क्या? एज ए स्टूडेंट पैसों की कमी है, हाँ या ना? हाँ सर, वो एकदम से हम लोग कुछ खरीदना है तो, जैसे हमने पापा को बोला आईफोन चाहिए, तो पापा क्या करेंगे? ये लो लाख रुपए, है ना? लाख रुपए नहीं सर, लाख देंगे सर, ठीक है. तो हमारे पास फंड्स नहीं है, राइट? अच्छा, तो पैसे फिर किसके पास होते हैं? हमारी मम्मी के पास, राइट? पैसे किसके पास होते हैं? बहुत पैसे हमारी मम्मी के पास, हाँ या ना? नहीं सर, मम्मी के पास भी ऐसे बहुत पैसे नहीं होते सर.
अच्छा फिर सब पैसे किसके पास है? पापा के पास। हाँ सर, पापा के पास भी है ऑप्शन आप पैसा है, कल खरीदेंगे BMW, हाँ है ना सर? नहीं सर, ऐसा पापा के पास भी नहीं, इतने नहीं है सर। अच्छा एक मिनट, तो पैसा किसके पास है? सर पवन सर आपके पास। नहीं यार, मेरे पास भी पैसा नहीं है यार। सर तो जब आपके पास पैसे नहीं तो पैसा है किसके पास? मोदी जी के पास। एक मिनट, क्या इंडिया वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेता है? हाँ सर, इंडिया लोन लेता है ना। नायक मूवी में दिखाया ना, गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था, एक इंस्टॉलमेंट दे नहीं रहे थे वो। याद है तुमको वो इंटरव्यू अमरीश पुरी वाला? सूर्यवंशम के बाद सबसे ज्यादा मूवी वही लगती है। सो गाइस, जब हमारे पास पैसे नहीं है, पापा के पास पैसे नहीं है, मोदी के पास पैसे नहीं है, इसका मतलब इंडिया को दूसरी कंट्री से पैसा लेना पड़ेगा और उसको कहते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कहां से लेंगे पैसा? दूसरी कंट्री से पैसा लाएंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। प्राइवेटाइजेशन के बाद इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनवर्ड क्यों सर? पैसा इंडिया में आ रहा है। प्लेन की डायरेक्शन देख लो आप, प्लेन की डायरेक्शन कैसी है? ठीक है, प्लेन की डायरेक्शन, ठीक है, हमारे कंट्री में पैसा आते हुए दिखा रहा है, तो हमें चाहिए इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट रेमिटेंस। FDI प्लेज a very crucial role in the process of development of the nation. In many cases, capital source for domestic sources remain inadequate for the purpose of overall development of the nation. Foreign capital is seen as a harbinger of growth. Foreign capital is seen as a harbinger of growth यानी क्या? नगाड़ा बजाता है ये। अगर तुम्हारी कंट्री में फॉरेन कैपिटल आ रहा है, इंडिया के बाहर का पैसा आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारी कंट्री क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। अगर जैसे तुम इन्वेस्टर हो, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे तुम इन्वेस्टर हो, अफगानिस्तान में पैसे लगाओगे क्या? बोलो नहीं। क्यों? वो कंट्री डेवलपिंग कंट्री, प्रॉमिसिंग कंट्री नहीं है। क्या इंडिया में लोग पैसा लगाते हैं? इंडिया में लोग इन्वेस्ट करते हैं? जी हां। ठीक है, सो फॉरेन कैपिटल इज सीन एज अ हार्बिंगर ऑफ ग्रोथ, यानी ये सबको चिल्ला चिल्ला की स्कीम बता देता है कि इस कंट्री में इन्वेस्ट करो। हार्बिंगर यानी नगाड़ा, स्पीकर। इट in a sense it is like filling in the gaps between domestic savings and investment in the post liberalization and privatization period. India was considered as a, in the post कौन सा period? In the post liberalization यानी क्या? tell me the year 1991। तो इंडिया को ऐसी जगह देखी गई जहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए और बहुत सारी कंपनीज आई भी। इंडिया वॉज कंसिडर्ड एज अ लुक्रेटिव प्लेस। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लुक्रेटिव? जैसे तुम लोग इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर रहे सर? बिकॉज वहां पे जॉब्स अच्छी नहीं मिलती, लुक्रेटिव नहीं है। सीए में अच्छी जॉब्स मिलती है, लुक्रेटिव है। लुक्रेटिव यानी बहुत ही टेम्पटिंग प्लेस फॉर एफडीआई इनफ्लो बिकॉज ऑफ ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट। इंडिया का मार्केट बहुत ह्यूज है। हम लोगों को ना सिर्फ पॉपुलेशन दिखती है, हम लोगों को इंडिया में पॉपुलेशन नहीं देखनी चाहिए। क्या देखनी चाहिए? कि ये पॉपुलेशन को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हमारे कस्टमर में। हाँ, फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी। ओए, इंडियन इकोनॉमी ओपन है सर, पुरानी बात कर रहे हैं, पूरा लाइन पढ़ो। For a closed economy, any national program of privatization for its success needs to be successful move towards globalization. Globalization creates a wide market of goods and services. At the same time, foreign funds flow in the economy to be invested in various industries. Foreign funding in good sense creates employment as well as demand. For a steady flow in foreign funds, liberalization of economy is required. Liberalization is always paired with regulation. इन्हें liberalization होगा, हमारे घर वाले हमको अगर फ्रीडम देते हैं, जैसे अगर मॉम डैड ने बहुत मिन्नतें करने के बाद अलाउ किया कि हाँ तुम पार्टी जा सकते हो, लेकिन फिर उसके साथ क्या एक शर्त लगा देते हैं, क्या बोलते हैं? लेकिन 10 बजे से पहले घर आ जाना। एम आई राइट? यानी फ्रीडम भी देते हैं लेकिन उसके साथ कुछ रेगुलेशंस भी दे देते हैं, कुछ कंट्रोल्स भी दे देते हैं। लिबरलाइजेशन इज ऑलवेज पेड विद रेगुलेशंस। इस क्वेश्चन पे एमसीक्यू बिल्कुल आएगा, एमसीक्यू के लिए गोल्ड। FDI may be described as flow of capital investment to the enterprise in a nation by another enterprise located in a different nation by capturing
a major stake in the ownership in a company in the target country by expanding operations of an existing business in that country. तो FDI में क्या होता है? FDI में they bring in capital to the enterprise in a nation by another enterprise located in a different nation. Just a moment. ये कौन सी कंपनी है? कैसे पता चला आपको? इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है. एरो है वो नीचे. वो एरो का क्या सिग्निफिकेंस है? एनी क्लू? यस सर क्या? ए से लेकर पूरा वो इंटीग्रेट कर यानी आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए A to Z सारे आपको कहां मिल जाएंगे? Amazon पे. आर्य ने बोला ही ना आंसर ये दशस्त्र. यस सर आर्य को 1 पॉइंट दो. वेरी गुड. तो Amazon इंडिया में आया है. क्या Amazon के वेयर हाउसेस है इंडिया में? सोच के बताओ. यस सर क्या Amazon के ऑपरेशंस होते हैं इंडिया में? यस सर Amazon इंडिया में आया कैसे? FDI. FDI जब पैसा लाती है ना तो ये अपना पूरा बिजनेस सेटअप करती है. ऑपरेशन सिर्फ पैसा नहीं लाती, यहां पे आके ये क्या करते हैं? पूरे ऑपरेशंस करते हैं. और ऑपरेशंस इन्हें पैसों के अलावा ये लोग एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे. एम्प्लॉयमेंट के लिए किसको लाएंगे? हमारे कुरियर बॉयज कहां के हैं? सर अमेरिकन है कुरियर बॉयज, है ना? जोसेफ आता है हमारे यहां. क्या एंड्रू आता है? एंड्रू नहीं. ऑपरेशन में तो अपने लोगों को काम मिलेगा. तो एफडीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट. एफडीआई से ही पैसा आना चाहिए, क्योंकि एफडीआई से क्या होता है? दूसरे कंट्री का कोई कंपनी या कोई गवर्नमेंट इंडिया में इन्वेस्ट करती है, हमारे कंट्री यानी किसी जिसको भी इसमें भी लुक्रेटिव है उस कंट्री में. Different nation by capturing majority stake in the ownership of the company in the target country or by expanding operations of an existing business in that country. So guys, क्या हाईलाइट करोगे इसमें? एफडीआई से आपको क्या मिलता है? जिसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर पूरा ही खुद का कंपनी है तो मेजॉरिटी स्टेक नहीं 100% स्टेक हो गया. लेकिन आप दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एफडीआई के अंदर मेजॉरिटी स्टेक तुम्हारी कंपनी का होता है, इन्वेस्टर का होता है. अच्छा, मैं क्या कहता हूं, एफडीआई अलग अलग सेक्टर्स में सेम है या अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग है? सर एफडीआई अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग है. किसी सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउड है, किसी सेक्टर में 51%, किसी सेक्टर में 49% और किसी सेक्टर में 26%. Permission of FDI is not uniform in all sectors. Some sectors are opened, that is up for 100%, and in some sectors it is allowed only up to 26, 49 and 51%. ठीक है? जैसे तुमको क्या लगता है कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में कितना परसेंट एफडीआई होगा? गेस करो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, हर चीज पढ़ेंगे थोड़ी. Absolutely correct. Beautiful. Roads and highways construction under automatic route 100%. सर ऑटोमेटिक रूट, यानी तुमको ट्यूशन क्लास जाना है तो घर पे परमिशन लेनी पड़ती है क्या? ट्यूशन क्लास जाना है तो नहीं सर, ट्यूशन क्लास जाना है तो परमिशन क्यों? तो एफडीआई में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपको किसी की कोई परमिशन नहीं लगती. जब आपको किसी की कोई परमिशन नहीं लगती तो एक ऐसा रूट है. और अगर आपको किसी अथॉरिटी की परमिशन लगती है तो ये कौन सा रूट है? अप्रूवल. एफडीआई के दो रूट है, ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल. जहां पे 100% एफडीआई अलाउड है वहां पे कौन सा रूट होगा? ऑटोमेटिक. करेक्ट. FDI has always remained a bone of contention, and FDI is multi-brand retail and defense a classic example. It is often felt that in areas like media and defense could compromise on India's security interest, and no FDI should be permitted. In certain areas, FDI limit has been capped. Capped यानी क्या? In some areas, FDI limit has been capped. What do you mean by the word capped? लिमिटेड. Limited. Perfect. Cap means limit लगाना. FDI has been capped, limit कर दिया. So sorry. In certain areas, FDI has been capped, like insurance business, where there is no approval through automatic route. The company concerned has to seek permission from FIPB. किससे लेनी पड़ेगी? परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? FIPB. FIPB यानी क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. हाईलाइट करोगे 5-6 हाईलाइटर से, 5-6 हाईलाइटर से हाईलाइट करो, वेरी इंपॉर्टेंट. FIPB आपको, ठीक है, परमिशन किससे लेनी है? There is no approval through automatic route. The company concerned has to seek permission from FIPB.
Now, it often is felt that, sorry, then here are the few areas where FDI is prohibited. FDI में इन्वेस्ट करना, FDI में प्रोहिबिटेड सेक्टर यानी इन्वेस्ट कर सकोगे या नहीं कर सकोगे इन सेक्टर्स में? नहीं कर सकेंगे. प्रोहिबिटेड है, नहीं कर सकेंगे. प्रोहिबिटेड सेक्टर्स है, इन्वेस्ट FDI के थ्रू इन सेक्टर्स में नहीं कर सकेंगे. एटॉमिक एनर्जी आर नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर. पता है ना तुमको ये? हमारे प्राइवेट सेक्टर को अलाउड नहीं है हमारी कंट्री के. तुमको देंगे हम लोग एंट्री, है ना? नहीं देंगे. ठीक है. सो हियर आर द फ्यू सेक्टर्स वेयर FDI इज प्रोहिबिटेड अंडर बोथ गवर्नमेंट रूट एंड ऑटोमेटिक रूट. ये गवर्नमेंट रूट क्या होता है रे? गवर्नमेंट रूट बोल रहे. थोड़ी देर पहले तो आप अप्रूवल बोल रहे थे. सर अप्रूवल भी किससे लेनी पड़ती है? गवर्नमेंट से. तो इसलिए उसको गवर्नमेंट रूट भी नाम है. अप्रूवल रूट के आगे ब्रैकेट में तो गवर्नमेंट रूट. तो पहला है ऑटोमिक एनर्जी, दूसरा है लॉटरी बिजनेस. ये लॉटरी बिजनेस में फॉरेनर्स को FDI अलाउड नहीं है. क्यों? लॉटरी का बिजनेस कैसा होता है कि सब लोग लॉटरी निकालते हैं, 50 करोड़ जमा होते हैं और 10 करोड़ वो प्राइज मनी में दे देते हैं. कितने का प्रॉफिट है लॉटरी बिजनेस में? समझ रहे हो? 80% का रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है. तो गाइस लॉटरी बिजनेस में हमारे भारतीय ही रहेंगे, हम ही पैसे कमाएंगे, हमारा पैसा हमारी कंट्री में ही रहेगा. या फिर गैम्बलिंग एंड बेटिंग इंक्लूडिंग कसिनोज, ये भी FDI के लिए ओपन नहीं है. बिजनेस ऑफ चिट फंड, तुमने चिट फंड सुना? BC वगैरह कुछ होता है, BC. Yes, sir. ठीक है. तुम्हारे लोग सब, मैंने पहचान के लोग कुछ पैसा जमा करते हैं, फिर हर महीने में वो एक चिट्ठी निकालते हैं, चिट निकालते हैं. करेक्ट? Yes. ठीक है. चिट फंड. तो अगर आपको चिट फंड के बारे में लिखना है तो आप लिख लीजिए हाउ डू चिट फंड्स वर्क. So चिट फंड के अंदर इट्स अ फंड वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रीब्यूट पीरियडिकली टुवर्ड्स अ चिट वैल्यू फॉर ड्यूरेशन इक्वल टू द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स. और फिर बारी बारी एक एक बंदे का नंबर आते जाएगा और फिर उसको वो पैसे मिलेंगे. लॉटरी सिस्टम से वो निकलता है. ठीक है. चिट फंड में हमारे लोग रहेंगे, FDI अलाउड नहीं है. निधि कंपनीज मैं आपको बता देता हूं, निधि कंपनीज आर जस्ट लाइक बैंक्स, लेकिन उस पर RBI का ही रेगुलेशन होता है, पैसों से रिलेटेड ही है, लेकिन थोड़ा रिलैक्स कंप्लायंस है. तो जिन लोगों को बैंकिंग टाइप का बिजनेस करना है लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए, वो लोग भी निधि कंपनी ओपन करते हैं. निधि कंपनी में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है? नहीं. चिट फंड निधि कंपनी में भी अलाउड नहीं है. अगर किसी को लिखना है निधि कंपनी के बारे में या जानना है तो दिस इज द स्लाइड. लिमिटेड RBI रेगुलेशंस, लेस रिस्की, लिमिटेड कैपिटल, 10 लाख से निधि कंपनी बना सकते हैं. बैंक बनाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं. सिंपल प्रोसीजर्स और अनइंटरप्टेड ऑपरेशंस, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ निधि कंपनी. तो बैंकिंग जैसे ऑपरेशन लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों के लिए निधि. देन प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन में और एग्रीकल्चर में भी लोग इन्वेस्ट, FDI का इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है. पहले ही हमारा फार्मर मर रहा है रे, एम आई राइट? उसमें वहां भी अगर उसको फॉरेनर्स की कंपटीशन मिल जाए तो खत्म हो जाएगी बात. इसलिए एग्रीकल्चर में FDI अलाउड नहीं है. ठीक है. सो एक्सक्लूडिंग फ्लोरिकल्चर. व्हाट इज फ्लोरिकल्चर? फ्लोरिकल्चर, cultivation of flowers. And what is horticulture? नहीं, रेशम वो तो अलग है ना, सेरिकल्चर है वो. नहीं. हॉर्टिकल्चर इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टीवेशन. ठीक है. देन डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, एनिमल हस्बेंड्री, पिसिकल्चर. व्हाट इज पिसिकल्चर? When you piss someone off, that's pisciculture. No re. Fish. Correct. Cultivation of vegetables, mushroom,
अगर आपने पाइसेस का सनशाइन देखा होगा तो देखा है क्या? सनशाइन ऑफ पाइसेस फिशेस होती है उसमें, दो फिशेस, ठीक है. मशरूम एंड अंडर कंट्रोल कंडीशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू एग्रो एंड अलाइड सेक्टर एंड प्लांटेशन एक्टिविटीज, ठीक है. एंड एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज में, एक मिनट, एग्रीकल्चर में और प्लांटेशन एक्टिविटीज में अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, ठीक है. लेकिन फ्लोरिकल्चर में कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सीड कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, पिसिकल्चर कर सकते हैं, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल मशरूम कर सकते हैं. समझे क्या कि नहीं समझा? प्रोहिबिटेड सेक्टर इज एग्रीकल्चर एक्सक्लूडिंग, समझा? यानी फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर में एफडीआई अलाउड है, अलाउड है. लेकिन इनको छोड़ के, ये लिस्ट को छोड़ के बाकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में एफडीआई अलाउड है? जी नहीं, प्रोहिबिटेड है. प्लांटेशन एक्टिविटीज में एफडीआई अलाउड है? जी नहीं. अदर देन टी प्लांटेशन, इसका मतलब टी प्लांटेशन में एफडीआई अलाउड है? जी हां. टी प्लांटेशन को छोड़ के बाकी जगह एफडीआई, दूसरी प्लांटेशन एक्टिविटीज में एफडीआई अलाउड नहीं है. तो ऐसा रेड साइन और ग्रीन साइन मार लो और फ्लोरी, हॉटी, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, एनिमल हस्बेंड्री, पिस्सी, टी प्लांटेशन में एफडीआई अलाउड है, ऐसा लिख लो वहां पे, बाद में आपको पढ़ाई करते वक्त कंफ्यूजन ना हो. ओके. उसके बाद हाउसिंग एंड रियल एस्टेट, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट बिजनेस एग्जांपल एक्सेप्ट डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रीमाइसेस, रोड्स एंड ब्रिजेस टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड. अब मुझे बताओ, ये ठीक है, रियल एस्टेट बिजनेस यानी बेसिकली जमीन बेचने का बिजनेस. इंडिया की जमीन बेच के पैसा हम ही कमाएंगे, क्या कहते हो? बाहर की कंट्रीज को कमाने देंगे क्या जमीन बेच के पैसा? जी नहीं. तो रियल एस्टेट बिजनेस में अलाउड नहीं है. लेकिन अगर आपको टाउनशिप बनानी है, रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस बनानी है, यानी लोगों के लिए घर बनाना है, या फिर रोड्स या ब्रिजेस बनानी है, इंडिया को रोड्स और ब्रिजेस चाहिए कि नहीं चाहिए? सर रोड्स और ब्रिजेस में तो 100% है, याद है क्या? रोड्स, हाईवेज और रोड्स में क्यों अलाउ किया होगा? सर जमीन से कुछ नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, करेक्ट? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये अलाउ किया है. यानी उन्होंने पहले तो प्रोहिबिट किया और फिर कहता नहीं लेकिन इसमें अलाउड है, ठीक है. उसके बाद ट्रेडिंग इन टीडीआर, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ठीक है, ये चीज होती है. इसको हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करते, ये हमारे सिलेबस में ज्यादा है भी नहीं, सीएस में पढ़ोगे आप इसको. ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट. कंस्ट्रक्शन, आपको पता है ना कि लिमिटेड एरिया में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम कहीं भी. डू यू नो? अगर आपका प्लॉट है तो आप पूरा प्लॉट में पूरा भर सकते हो क्या? उसको पूरा कंस्ट्रक्ट कर सकते हो क्या? कि जगह कुछ छोड़नी पड़ती है? कुछ जगह छोड़नी पड़ती है साइड से, यहां से, आगे से, पीछे से. उससे रिलेटेड है ये टीडीआर. टीडीआर लोड कराना पड़ता है, ऐसी कुछ लैंग्वेज यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन वाले. हम लोग इसमें ज्यादा नहीं घुसेंगे, सिर्फ याद करो टीडीआर में एफडीआई अलाउड नहीं है. टीडीआर में एफडीआई अलाउड नहीं है. ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स. उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार, चीरूट, सिगारिलो, सिगरेट्स ऑफ टोबैको और टोबैको सब्स्टिट्यूट्स. सिगरेट्स और सिगार हमें पता है, लेकिन चीरूट्स वगैरह क्या होता है हमको नहीं पता. मोस्टली दिस इज अ मैक्सिकन प्रोडक्ट, जितना मैंने रिसर्च किया है, बट आई हैव नो नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. तो इसमें भी तंबाकू से तुम्हारा मुकेश हो जाता है तो हम हमारा जहर खुद बनाएंगे. एफडीआई अलाउड नहीं है, ठीक है. सो इंडिया हैज बीन अ प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन. इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कौन कर रहा है किसके पास पैसे? कौन सी कंट्रीज है बताओ? जापान, यूएस, यूके एंड चंडू चाइना. विच कंट्री? Singapore. It is Singapore. Beautiful. So, India has been a prominent destination for FDI flows. India generally receives FDI from United States, Britain, Singapore, Japan and USA. दो बार लिख दिया वहां पे US, but yeah, there are only these 4 countries prominently. ठीक है. So guys, here are the few sectors where FDI is prohibited. ये लिस्ट हमको याद करनी है. Atomic energy done, lottery, gambling betting, बिजनेस ऑफ चिट फंड एंड निधि कंपनी, दोनों के बारे में बता चुका हूं. एफडीबी अलाउड है या प्रोहिबिटेड है? प्रोहिबिटेड है, ठीक है. और ठीक है, एग्रीकल्चर में टी और प्लांटेशन में अलाउड है,
सर प्रोहिबिटेड है, लेकिन नो एग्रीकल्चर और प्लांटेशन में अलाउड नहीं है, लेकिन उसके एक्सेप्शंस दिए हैं। एक्सेप्शंस में इन्हें फ्लोरी, हॉर्टी, डेवलपमेंट ऑफ सीड, एनिमल हस्बेंड्री, पिस्सी, कल्टीवेशन, मशरूम और टी प्लांटेशन यहां पे अलाउड है सर, प्लीज इसको ध्यान में रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन हाउसिंग एंड रियल एस्टेट बिजनेस में अलाउड नहीं है, लेकिन आपको टाउनशिप रेसिडेंशियल लोगों के लिए घर बनाने, फ्लैट्स बनाने, अपार्टमेंट्स बनाने बना सकते हो। कमर्शियल प्रीमाइसेस, रोड्स और ब्रिजेस बनाने बना सकते हो टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड। ट्रेडिंग इन टीडीआर नॉट अलाउड एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार, शूट्स इन सब में भी अलाउड नहीं है। गाइस ये लिस्ट याद हो जाएगी। Yes, sir. और इंडिया में एफडीआई कौन से कंट्री से आता है? यूएस, जापान, सिंगापुर एंड United Kingdom. करेक्ट। कभी ये सुने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन इन्वेस्टमेंट्स, Yes, sir. मॉर्गन स्टैनले सुने, जेपी मॉर्गन सुने? Yes, sir. ये ऐसी कंपनीज है जो पूरे दुनिया में पूरे दुनिया भर में इनके क्लाइंट्स होते हैं। और ये जैसे मैं इनका फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे क्लास में से कौन है, फिरंगी कौन दिखता है हमारे क्लास में से? रुको लेट मी चेक। हु इज अ फिरंग फ्रॉम अ क्लास? से सृष्टि का नाम सृष्टि नहीं है, सृष्टि का नाम है मोनिका, ठीक है, मोनिका, एंड शी हैज गिवन $1 billion टू मॉर्गन स्टैनले और उनको कहा है कि मेरा ये पैसा जहां इन्वेस्ट करना है वहां इन्वेस्ट करो, मुझे 20% रिटर्न चाहिए। तो ऐसा, ठीक है, मोनिका इज फ्रॉम जर्मनी। ऐसे अलग अलग कंट्री से या अमेरिकन मॉर्गन स्टैनले के पास अपना पैसा देते हैं। और ये क्या करते हैं, मॉर्गन स्टैनले या फ्रैंकलिन टेम्पलेटन इंडिया में भी काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ऐसी कंट्रीज को ढूंढते हैं, ऐसी कंट्रीज को ढूंढते हैं जहां पे पैसा डालोगे तो क्या मिलेगा, Profit. प्रॉफिट मिलेगा। कंट्रीज को ढूंढते हैं, अच्छा इंडिया में ग्रोथ हो रही है क्या, इंडिया में इन्वेस्ट करो। अच्छा इंडिया में ग्रोथ नहीं हो रही, निकालो पैसा, निकालो पैसा। तो कहां ग्रोथ हो रही है आजकल, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में पैसा इन्वेस्ट करो। सर इसका मतलब सिर्फ पैसा लाते हैं, ऑपरेशंस लाते हैं क्या ये कंपनी? No. मॉर्गन स्टैनले क्या बना रही है इंडिया में? कुछ भी नहीं सर, सिर्फ पैसा, यूएस से पैसा, जापान से पैसा, जर्मनी से पैसा, ब्रिटेन के इन्वेस्टर्स का पैसा इंडिया में ला रहा है, ऑपरेशंस कुछ नहीं करते। हां सर सिर्फ पैसा लाओ तो भी चलेगा हमको, हम हमारा देख लेंगे, करेक्ट। अगर सिर्फ पैसे चाहिए, ऑपरेशंस में उनको ओनरशिप नहीं देना है, तो भी ऑप्शन है हमारे पास, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो हमने इकोनॉमिक चेंज में लिबरलाइजेशन पढ़ लिया, प्राइवेटाइजेशन पढ़ लिया, आईएफडीआई पढ़ लिया। आईएफडीआई का फुल फॉर्म बताओ? इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आपको आई याद नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा FIIS, एस छोटा होना चाहिए था बट ठीक है, FIIS फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। We have come across the term FIIs which represent the foreign institutional investors. FII are large foreign groups with substantial investable funds. Large foreign groups, example बताओ? फ्रैंकलिन टेम्पलेटन इन्वेस्टमेंट, अगर कोई ऐसी इंडियन कंपनी होती तो उसका नाम क्या होता? आनंद राठी इन्वेस्टर्स, समझ गए हो? ग्रोमोर इन्वेस्टमेंट, समझ रहे हो क्या? मॉर्गन स्टैनले, जेपी मॉर्गन, ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स है, लोगों का पैसा लाती है और दूसरे अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट करती है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। FIIs are registered abroad with a view to investing in other nations. Highlight करो, with a view to invest in other nations. यानी ये दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। इनका रिसर्च कितना जबरदस्त होगा। इनके रिसर्च करने के लिए इनको कौन चाहिए पता है? कौन चाहिए? तुम चाहिए। सर व्हाट डू यू मीन बाय तुम चाहिए? क्या चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। यहां हम जॉब कर सकते हैं। जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले, ठीक है। वन ऑफ माई स्टूडेंट नितिश, he just qualified, this year. His age is 22 and his salary is 15.5 lakhs. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब है, जेपी मॉर्गन, ठीक है। 22 की उम्र में
आधे इंजीनियर्स ये सोच रहे कि आगे क्या क्या पढ़ूं, आधे इंजीनियर्स जो लाइफ की उम्मीद छोड़ देते हैं, आधे इंजीनियर्स सोचते हैं आगे का क्या पढ़ूं। 22 की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट बंदा 15.5 लाख, यानी जो एक इंजीनियर 10-15 साल के बाद शायद कमाएगा, शायद ही इज अर्निंग एट दिस एज। मेरा कोई भी इंजीनियर फ्रेंड, ठीक है, 15 लाख तक नहीं पहुंचा है एट द एज ऑफ 32। 15 लाख तक कोई भी नहीं पहुंचा है बिना एमबीए किए। चलो कोई बात नहीं, हमको सिर्फ एक एग्जाम देनी है और इसको तोड़ना है। क्या कहते हो? Yes, sir. एक एग्जाम देनी है, इसको तोड़ना है, फ्यूचर सिक्योर, एंड ऑफ द स्टोरी। FIs are registered abroad and we've been investing in other nation to invest in equity market, hedge funds, pension funds and mutual funds. FIs have strong research team which speculate to invest in the country with the possibility of strong return in the equity market. सबको, लेकिन जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबको क्या चाहिए? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो गाइस FIs इन्वेस्ट कहां करते हैं? इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, हेज फंड्स, पेंशन फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स। इस पे MCQ बन सकता है, ठीक है, इसको हाईलाइट कर दो। FII कहां इन्वेस्ट करता है? इक्विटी मार्केट, हेज फंड्स, पेंशन फंड और म्यूचुअल फंड। इसमें से म्यूचुअल फंड तो तुमने सुना ही होगा। इक्विटी मार्केट यानी हमारा इंडिया का कैपिटल मार्केट। ये बाकी जो चीज है पेंशन फंड्स और हेज फंड्स, ठीक है, ये आप पेंशन फंड जो लोगों की पेंशन से बना हुआ होता है, और हेज फंड रिस्क कम करने के लिए होता है। ये आप सीए फाइनल में पढ़ोगे, यानी चैप्टर ही होता है इस पे, म्यूचुअल फंड्स वगैरह पे। FIs have a strong research team will speculate to invest in country। स्पेकुलेट ने क्या? ये अपने रिसर्च से पता करते हैं कि कौन सी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए, अंदाज लगाते हैं। टू इन्वेस्ट in the country which is a possibility of strong return in equity market. These funds park their funds to fuel the bullish market। यानी इन्होंने बहुत सारा पैसा लाया तो मार्केट कैसे चले जाते हैं? बोलो, ग्रीन या रेड? बुलिश मार्केट ऑप्टिमाइज होता है। Naturally, for small period, the nation experienced inflow of strong foreign currency in its financial system। थोड़े समय के लिए, इसको भी हाईलाइट करो, FIs कैसे ना थोड़े समय के लिए होता है, स्मॉल पीरियड। तुम्हें देखो ना बॉयज, लाइफ में जो हमारी गर्लफ्रेंड बनती है पहली, ठीक है, गर्ल्स का मुझे नहीं पता बॉस, आई एम सो सॉरी। तो गाइस वो नई गर्लफ्रेंड के लिए पुराने दोस्तों को छोड़ना चाहिए क्या? पहले गर्लफ्रेंड तो ऐसा बोल रहे ना आधे लोग। गाइस ये FII का प्रॉब्लम क्या है? ये बहुत स्मॉल पीरियड के लिए है। इंडिया में बहुत सारा पैसा आ गया, लेकिन 5 महीने बाद पता चला इंडिया में सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो ये लोग क्या कर लेते हैं? पैसा विड्रॉ करके दूसरे कंट्री में डाल देते हैं। तो FII बेटर है, FDI बेटर है? FDI पूरा बिजनेस लेके आती है इंडिया में, ठीक है, यानी FDI किसी भी कंट्री में सेम कंसेप्ट है। These spark the fund to fuel the bullish market. Naturally, for small period, the nation experienced inflow of strong foreign currency in the financial system. Whenever the market reaches a peak and starts declining, these funds move to another nation। दूसरी कंट्री में ये लोग पैसा ले जाते हैं। तो guys, it's a fair weather friend। अगर हमारी कंडीशन बदली तो ये छोड़ के चले जाते हैं। So the euphoria is short-lived। What do you mean by euphoria? Happiness for short period। ठीक है, द फीलिंग ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस इज कॉल्ड एज यूफोरिया। जो तुमको 10th के मार्क्स मिलेंगे 95, 96, मजा ही आ गई, ठीक है, और फिर ठीक है, फिर एकदम से 2-3 दिन बाद हमको पता चला कि इतने % आके भी वो कॉलेज नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। तो यूफोरिया वाज शॉर्ट लिव्ड। नो वंडर नेशनल गवर्नमेंट्स लुक फॉर सस्टेनेबल FDI इन्वेस्टमेंट ओवर FII। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, FDI या FII? बोलो, FDI या FII? गाइस FII नहीं, FDI बेटर है, क्योंकि FDI लॉन्ग टर्म के लिए होता है, FII शॉर्ट टर्म के लिए होता है। नो वंडर नेशनल गवर्नमेंट्स लुक फॉर सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म FDI ओवर FII। FII अपने काम का नहीं है, इट इज ऑलवेज FDI। कहां का इन्वेस्ट करते हैं लोग? हेज फंड्स, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड्स और कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। FDI वर्सेस FII, whenever the market reaches the peak and starts declining, these funds move to another nation. So the euphoria is short। तो किसको वोट देंगे आप, FDI या FII? My vote goes for FDI। प्लीज याद रखोगे पक्का? अब क्या ऐसे लोग, सो गाइस हमने लिबरलाइजेशन कर लिया, प्राइवेटाइजेशन कर लिया, IFDI कर लिया, FIS कर लिया। FIS का फुल फॉर्म क्या है?
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. IFDI का मतलब क्या? इनवर्ड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अच्छा मुझे बताओ, क्या हैव यू कम अक्रॉस सम पीपल विच डू नॉट ट्रस्ट इंडिया? मुझे इंडिया में रहना ही नहीं है भाई, मुझे इस कंट्री पे भरोसा ही नहीं है, मुझे यहां से निकलना है क्या ऐसे लोग? उनको लगता है इंडिया उनके लिए बना ही नहीं है, भाग जाते हैं इंडिया से. तो काफी लोगों को इंडिया के कैपिटल मार्केट पे भी भरोसा नहीं है. वो सोचते हैं यूएस ही बेस्ट है, जर्मनी ही बेस्ट है, इटली ही बेस्ट है, फ्रांस ही बेस्ट है, ग्रेट ब्रिटेन ही बेस्ट है, ऐसा उनको लगता है. तो वो लोग अपने पैसे इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करते. डायरेक्शन देखो, पैसों की डायरेक्शन देखो, इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया से जा रहे हैं, और या जा रहे, पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? यहां पे पैसे जा रहे हैं सर. ठीक है, इंडिया से पैसे अगर हम लोग दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे, पैसे इंडिया में आ रहे, इनवर्ड एफडीआई. अब गेस करो, पैसे इंडिया से बाहर जा रहे तो कौन सा एफडीआई? ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया अब्रॉड. ठीक है, ठीक है, दैट इज OFDI. OFDI यानी आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. आ जाओ, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया अब्रॉड, OFDI. Policy of globalization has favored India not only in terms of FDI but also in terms of outward FDI or OFDI. Indian firms invest abroad too. For example, Airtel. सर एयरटेल ने कहा इन्वेस्ट किया? एयरटेल ने, ठीक है, हमारे एयरटेल ने इन्वेस्ट किया कौन सी कंट्री है? गेस करो. हनीमून पे कहां जाओगे? सब महाबलेश्वर. अबे गरीब ही हो तुम. फार्म हाउस या पहले माले पे? सर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने जल्दी बनते हैं उस पर डिपेंड करता है. पहले अटेम्प्ट में बन गया तो हनीमून पे जाओगे. मॉरिशस, दिस इज द मॉरिशियन फ्लैग. February 2020, भारतीय एयरटेल इन्वेस्टेड 978.2 मिलियन इन इट्स होल्ली ओन्ड सब्सिडरी इन मॉरिशस. तो ये लोग इंडिया के बाहर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं. गाइस, दिस एग्जांपल इज द अमेंडमेंट वाला एग्जांपल. प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना, ये बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए आए. पीवीआर सुना है? पीवीआर, चलो 1 point for the student who will give me the full form of PVR. प्रिया विलेज रोड शो. ठीक है, कौन सी कंट्री है ये? क्रिकेट देखने वालों को एकदम छट से आ जाता है आंसर. November 2019, PVR Cinemas, a leading multiplex chain, launched its first property in Sri Lanka, making its first international venture. उसके बाद सन फार्मा, क्या लगता है नाम से क्या बनाती होगी ये? मेडिसिन. कौन सी मेडिसिन? रेमोडिसूजा, रेमडेसिविर? हाँ सर, इन्हें जो भी बनाती होगी. August 2019, Sun Pharma entered into a license agreement with China System Medical Holdings to develop and commercialize 7 generic products in mainland China. Generic products, जेनरिक दवाइयां. अच्छा बताता हूं इसके बारे में. ठीक है, कोई टैबलेट्स पता है जिसमें पैरासिटामोल हो? शिट, मैंने लीक कर दिया. कोई टैबलेट पता है जिसमें बुखार कम हो जाता है? जिससे क्रोसिन बेस्ट है. क्रोसिन कितने रुपए का आता है, किसी को पता है? 3 रुपीज अ टैबलेट. ठीक है, ये ले लो. 15 यानी 1 रुपी पर टैबलेट के हिसाब से आता है. 16 रुपीज के 15 टैबलेट्स. अच्छा, यही पैरासिटामोल इस मेडिसिन में भी होता है. कितने रुपए का ये? 35. आपने सुना है क्या? अपने पापा के दोस्त की मेडिकल की शॉप होती है, फिर डॉक्टर हमको कुछ चिट्ठियां लिख के देता है, मेडिसिन लिख के देता है. हमारे पापा अपने दोस्त की दुकान में जाते हैं और फिर वो कहता है ये वाला मेडिसिन चाहिए, सस्ता वाला चाहिए. सुना है कि कभी? सर पैरासिटामोल का कंटेंट इसमें भी उतना है, इस मेडिसिन में भी उतना है, लेकिन यहां पे क्रोसिन ने रिसर्च नहीं किया, डायरेक्टली रिसर्च को कॉपी कर लिया. ऐसी मेडिसिन को कहते हैं जो रिसर्च डायरेक्टली कॉपी करते हैं, ऐसी मेडिसिन को कहते हैं, और वो सस्ती बना देते हैं. फिर ऐसी मेडिसिन को कहते हैं क्या? जेनरिक प्रोडक्ट्स, जेनरिक दवाइयां. जेनरिक दवाइयां के स्पेशल शॉप्स भी होते हैं, अगर आपने देखा होगा, जहां पे मेडिसिन सस्ती मिलती है. तो सन फार्मा ने इन्वेस्ट किया है टू डेवलप एंड कमर्शियलाइज 7 जेनरिक प्रोडक्ट्स इन मेनलैंड चाइना. सो गाइस, इंडिया के बाहर भी लोग पैसा डालते हैं. डेटा रिलीज्ड, ठीक है, डेटा रिलीज्ड बाय OFDI. ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया अब्रॉड. ठीक है, हमारा जो OFDI इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया अब्रॉड जो है, ठीक है, ये 40% से बढ़ गया है.
Data released by RBI show that investment by Indian firms in foreign countries in Jan 20 rose nearly by 40% of to US $2.10 billion on yearly basis. 40% से OFDI बढ़ गया है. 40% याद रखना, MCQ गोल्ड. So guys, we are done with the chapter. ठीक है, हमारा इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस के अंदर, ठीक है, क्या क्या हो चुका था इसके पहले? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, IFDI एंड OFDI भी अब हमने कंप्लीट किया. सो गाइस, हिस्टोरिकल स्केच डन. याद है ना? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, कुछ याद है क्या? चाणक्य. Yes, sir. देन स्पेक्ट ऑफ बिजनेस, okay, government policies for business, macro policy for business conditions and economic change process in India. सबसे बड़ा टॉपिक था, ठीक है, and we have done it. Guys, are you sure about this chapter? Government policies for business growth. So guys, we have done a lot of hard work, a lot of research. I've shown you more than 500 slides for one chapter, which is required more than 20 days of work. So guys, make sure that hard work is paid. आपको इस पेपर में पूरे से पूरे मार्क्स लाने, 40 में से 40 लाने हमको BCK में. No jokes. चलो, आपका नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं. ओके, MCQ सॉल्व करें? ठीक है. श्रुति चक्रवर्ती, आई ट्रस्ट यू वेरी मच. आप पॉइंट्स लिखेंगे सबके, मैं आपको बताऊंगा किसको कितने पॉइंट्स मिले, ठीक है? एंड यू विल बी गिवन अ बुक फॉर दैट, श्रुति, ओके, फॉर डूइंग दैट वर्क. आई हैव डेलीगेटेड द वर्क टू अ. डेलीगेशन सुने हो कभी? बाकी कोई लोग चीटिंग नहीं करेंगे. एंड यू विल हैव टू रेज योर हैंड्स एंड आई विल गिव यू अ चांस. यू डू नॉट लीक द आंसर. चलो, हाँ, फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रेवेन्यू. निहारिका. Sir, A and B. A and B. ठीक है, द सेकेंड पॉइंट फॉर निहारिका. देन, ठीक है, गेट योर हैंड डाउन, गेट योर हैंड डाउन. तो आर यू रेडी? फाइंड द ऑड मैन आउट. आर्या कुथे. Sir, D. मॉनेटरी पॉलिसी. Policy. Yes. करेक्ट आंसर. ठीक है, आर्या कुथे 1 पॉइंट. आफ्टर इंडिपेंडेंस up to the first 3 decades, the economic system prevalent in India, okay, in India may be regarded as capitalist, socialist, mixed and colonial. Suchit, So means mixed बोल रहा है, सही है क्या? Yes, it is Yes. mixed. Which of the following policies pertain to macroeconomic management? हर्ष गिरधर. ANC बोल रहे हैं, सही है क्या? Yes. Yes guys, the answer is ANC. What are you guys doing here? आदर्श, ठीक है, अलिफिया, संस्कार, नेहा, रिया. ओके, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है. मैच द फॉलोइंग है ये. लिबरलाइजेशन को किससे जोड़ोगे, प्राइवेटाइजेशन को किससे जोड़ोगे और ग्लोबलाइजेशन को किससे जोड़ोगे? मैच द फॉलोइंग है ये, ठीक है. मैं छोटा हो जाता हूं तो आपको क्वेश्चन ज्यादा दिखेगा. वेरी गुड. हर्ष बोलो. हर्ष. liberalize ABCD, ABCD. sir first का नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चाहिए. ABCD बोल तू जल्दी, पीपल आर वेटिंग. क्योंकि जतिन ने फिर रेस किया आपके बाद. जल्दी बताओ. second का C, third का D और first का B. इज इट राइट गाइज? No, sir. नो नो, इट्स नॉट राइट. सॉरी हर्ष. कहां गया हमारा दूसरा बंदा? वो दूसरा बंदा है ही नहीं. अच्छा, रिया जजानी, टेल मी. C, A and globalization. ABCD गाइज, यहां पे ऑप्शन है ना, मुझे ये बताओ. ABCD में से बताओ, मुझे वो सब नहीं चाहिए. D. The answer is D, guys. The answer is D. Liberalization, deregulation. Correct? Liberalization is deregulation. Do you agree? Liberalization is deregulation. सब कुछ deregulate कर दिया. Privatization is mitigation of role of public sector. Do you agree? And globalization के अंदर foreign trade भी होगा और foreign investment भी होगा. Do you agree? Yes. Guys, that was that. कोई बात नहीं, चलता है. 6th question. Following statements pertain to meaning, importance and impact of economic policies. These statements are either correct or incorrect. Pick up the answer option that gets it all right. तो guys, पहले तो देख लो 1 2 3 4 कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है.
और अगर आप लोग नोट्स के पीछे के आंसर्स देख रहे होंगे तो आप मत करो ऐसा, क्योंकि वहां गलत आंसर्स दिए, क्योंकि मुझे क्विज देना था तो मैंने गलत आंसर दे दिया वहां पीछे. Come on guys, make it fast. आर्या, सर ऑप्शन डी. ऑप्शन बी बोल रही है. डी सर, डी. डी. या डी. Okay, anyone has a different answer? सर बी. Just a moment. Who has a different answer? Sorry. Akansha, what is your answer? What is your answer? बी सर. Niharika, what is your answer? सर डी. D. Okay. Harshgiri, what's your answer? B. B. B for Bombay. Yes, sir. Okay. Okay. Suchit, what's your answer, beta? Sir, B. B. Okay. Give me a moment. Okay, guys. Pehla statement: macroeconomic policies operate only on demand side of economics. Do you agree? यस सर. No, not necessary. कुछ चीजें तो हमको, ठीक है, कुछ चीजें तो हमको बिजनेस वालों के लिए भी तो करनी पड़ती है ना. दिस इज वेयर यू गॉट इट रॉन्ग. इनकरेक्ट है वो. ठीक है. देन सेकंड, द इंपैक्ट ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसीज ऑकर्स थ्रू इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स. डू यू एग्री? इसके लिए हमने एक डायग्राम देखा है. ठीक है, इट्स करेक्ट. पॉलिसी फॉर्मुलेशन डज नॉट इन्वॉल्व डिस्कशन फ्रॉम स्टेक होल्डर्स. इज इट करेक्ट? नो सर, इट इज इनकरेक्ट. ठीक है, दिस इज करेक्ट and this is again incorrect. Impact of sectoral policies is on the whole economy. Correct or incorrect? False. It is incorrect. So guys, the answer is B. So I guess Niharika and one more student. कौन था वो? सृष्टि, you were you there? नो सर. Just a moment. अब मुझे ना आकांक्षा, तो आकांक्षा और निहारिका दोनों को एक एक पॉइंट दो. ठीक है, कोई बात नहीं. बी बोला था या डी बोला था हर्ष? B. बी. बी फॉर बॉम्बे. हाँ, उसको भी एक पॉइंट दे दो. वेरी गुड. थैंक यू श्रुति फॉर डूइंग. डी बोला था. निहारिका नाम काटो. ये बॉम्बे और दिल्ली बोला करो आप. इट बिकम्स इजी. ओके, नेक्स्ट. The form of privatization where government keeps hold of responsibility and private handles the management of its fully and partly is known as what? Yes, guys. I'm so sorry, I lost it. Hiral, what's the answer? सी. डेलीगेशन. Do you agree? यस. Yes, guys. The answer is delegation. Perfect. Please give Hiral 1 point. ये कंसेप्ट डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट, ये कंसेप्ट अच्छे से समझा है. इसका मतलब Yes, sir. okay, we have done a lot of hard work for reaching this level. Okay, which of the following is not attributable to facilitative or development policies? Very good. Only one student. Akansha and Snehal. Akansha, Snehal, and then Revati. Then Riya, then Harsh. Akansha, yes. What's the answer? सर डी. इम्पोजिशन ऑफ क्लियरेंस. Correct. ठीक है. So guys, lifting of curbs, yes. Development policy, ease of doing development, facilitative, helping, conducive condition, yeah. Imposition of clearances, imposition of approvals. यानी approvals लगाएंगे, approval, license वाला राज लगाएंगे, तो ये helpful नहीं है. ठीक है, गलत है ये. ठीक है, गुड. बाकी सबके भी डी आंसर था. यस सर. करेक्ट. ठीक है, प्लीज गिव आकांक्षा 1 पॉइंट. सभी आरबीआई, आरडीए आर विच इंस्टीट्यूशंस? Oh my God, so many people, I lost the track. Sanskar, what's the answer? Sir, option A. Option A, regulatory. Correct. BlackRock invested $30 million US as a portfolio investor in India stock market. This may be the case of, ये difficult है boss. हर्ष बोल. FDI. FDI is a wrong answer. BlackRock नाम की कौन सी कंपनी इंडिया में काम कर रही है?
Just a moment. Shrishti, what's your answer? Sir, FI. It is FII. सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड इन्हीं का है. तो गिव सृष्टि 1 पॉइंट. सृष्टि के पास 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट है. Sir, 2 I guess. ओके ग्रेट. किसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स है श्रुति? सबसे ज्यादा पॉइंट्स किसके पास है? हर्ष, आकांक्षा, निहारिका on 2. ओके हर्ष, आकांक्षा and निहारिका 2. ठीक है. FDI is sector activities which does not require any approval either of the government or RBI is identified as. Arya Barkas. Correct. D answer. Arya gets 1 more point. Automatic route. The method of FDI other than automatic route is called. This one is easy. Alethea, what's the answer? Alethea? आवाज ही नहीं आ रही Alethea. B, government route. Yes, correct. Give Alethea a point. Okay, great. संस्कार हाथ नीचे कर दे, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. FIPB stands for. Revati, yes. D. D, what is the full form? Foreign. Foreign Investment Promotion Board. Give Revati Joshi 1 point. Identify the sector where FDI is not permitted. God. Sir, D. आदर्श ने आंसर दिया, मेरे को मौका नहीं दे रहे लोग. द आंसर इज डी. गिव आदर्श पॉइंट. लेकिन आदर्श हाथ रेस करना पड़ेगा बेटा. सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ. हर्ष गिरधर, व्हाट्स द आंसर? ग्लोबलाइजेशन. ब्यूटीफुल. इसमें हाथ बहुत कम रेस थे इस क्वेश्चन में. सेल ऑफ 50% स्टेक इन PSU टू सिंगल प्राइवेट सेक्टर इज एन एग्जांपल ऑफ. आर्य दशस्त्र. ऑप्शन सी. डेलीगेशन. नहीं, इट्स नॉट डेलीगेशन. आकांक्षा बोलो बेटा. Sir, D. The answer is D. Disinvestment to form a joint venture. Sale of 50% stake in PSU to a single private sector. यानी यहां से बेच के हम लोग पैसा यहां डाल रहे हैं. समझ रहे हो? ठीक है. तो गाइस इट इज सॉरी, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? सेल ऑफ 50% स्टेक इन PSU टू अ सिंगल प्राइवेट सेक्टर. यहां पे हम सिर्फ सेल कर रहे हैं, पैसा वापस इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो डिसइन्वेस्टमेंट. अगर पैसा वापस इन्वेस्ट करते तो डाइवेस्टमेंट. करेक्ट. FDI इज अलाउड इन. आकांक्षा, आ रही तुम्हारे हाथ ऊपर है. आर्या बड़कस. Sir, A, tea plantation. डू अग्री गाइस? टी प्लांटेशन में अलाउड है. Yes, sir. यस करेक्ट. तो हमने वो जो मेहनत की है, ठीक है, जो हमने ग्रीन और रेड किया उसका फायदा हो रहा है. Yes, sir. ठीक है. टेक योर हैंड डाउन आर्य. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड डैश पाथ. रेवती. Mixed ये तो इजी था, इसमें तो किसी का ऑप्शन जाने नहीं चाहिए था. Hyundai इंडिया लिमिटेड केम टू इंडिया थ्रू FDI रूट. विच पाथ? संस्कार, हर्ष गिरधर, आकांक्षा, रिया. ये है संस्कार. मैं आपको चांस देता हूं. जस्ट अ मोमेंट. ग्रीष्मा, आपने पहली बार हाथ रेस किया, यानी मुझे पहली बार दिखा है. ग्रीष्मा, व्हाट इज द आंसर? Sir, C. सी. बाय क्रिएटिंग 100% इंडियन सब्सिडी. तो इसमें संस्कार, व्हाट वाज योर आंसर? दोनों को 1-1 पॉइंट दो. गवर्नमेंट पॉलिसीज आर 4 टाइप्स. ये मुश्किल है. स्नेहल. Sir, A. A. Restrictive, regulative, protective and facilitative. Guys, do you agree? Yes, sir. Guys, yes. The answer is A. Correct. BRICS, okay, is an economic organization comprising which countries? BRICS. BRICS countries कौन से हैं? I lost the track. I'm so sorry. I lost the track. Neha Patil, what's the answer? Option B. Option B. Brazil, Russia, India, China and South Africa. Correct. Great. Next, give Neha a point. Privatization refers to. Riya Jejani. D.
ऑल ऑल दिखा तो ऑल ही करने का है ना. Yes, the answer is D, all of the above. Which of the following is incorrect? Very good, Arya. Arya is first, Akansha is second, Alifia is third. हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, ये भी ढूंढना आप. हर्ष गिरधर इज फोर्थ, संस्कार इज फिफ्थ, हर्ष इज सिक्स्थ. ये सीक्वेंस है अब तक. आर्य, व्हाट्स द आंसर? ऑप्शन डी. ऑप्शन डी, एफडीआई हेल्प्स इन अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. ये इनकरेक्ट है. आकांक्षा, व्हाट्स द आंसर? No, sir, B, FDI is portfolio investment. तो फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? Sure. यू आर नॉट श्योर. नहीं, यू शुड बी श्योर. हर्ष गिरधर, टेल मी द आंसर. हर्ष गिरधर, व्हाट्स योर आंसर? यू रेज्ड योर हैंड, डैम. सर वो हो गया. क्या हो गया? हर्ष गिरी, बोलो, व्हाट्स योर आंसर? सर ए. ए इज इनकरेक्ट. यस सर. Wrong answer. Sanskar, what's your answer? Sir, B only. सर बी. The answer is B, guys. FDI is made with an intention of exercising control over an enterprise. FDI में हम लोग हमेशा मालिक ही होते हैं ना. FDI is portfolio investment, शायद हमको ये समझा नहीं. FDI is short term या long term? ठीक है, तो पहला पॉइंट भी करेक्ट है, तीसरा पॉइंट भी करेक्ट है. FDI helps in upgradation of technology. ओए, Amazon आया तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई ना इंडिया की. यस सर. यस सर. ठीक है, कंट्रोल वाला पॉइंट हमें एक बार पढ़ लेते हैं. एफडीआई में कंट्रोल होता है क्या? एफडीआई का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं फिर से. कुछ नहीं होता, थोड़ा टाइम लगेगा, बट देन एफडीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये सब हमने देख लिया. एफडीआई में बी डिस्क्राइब्ड एज अ फ्लो ऑफ कैपिटल एंटरप्राइज इन नेशन बाय अनदर एंटरप्राइज लोकेटेड इन डिफरेंट नेशन बाय कैप्चरिंग कितना स्टेक? मेजॉरिटी स्टेक. और मेजॉरिटी स्टेक रहेगा तो क्या रहेगा? कंट्रोल रहेगा. कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, बट ठीक है, विल लर्न थिंग्स. ठीक है, तो गाइस एक एक पॉइंट तो आकांक्षा को और संस्कार को. ठीक है, तो एफडीआई इज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. तो खैर इसकी ये मेथड को क्या कहते हैं? जहां पर हमने सारे करेक्ट देख लिए और जो बच गया वो इनकरेक्ट हो गया. सर हमको ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं समझा, तो हम लोगों ने फिर ऐसा कर लिया. ये मेथड भी यूज कर सकते हो. इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड है, ये आंसर नहीं था, ये आंसर नहीं था, ये आंसर नहीं था, बचा कौन सा? जो बच गया, जो एलिमिनेट हो गया वही आंसर है. समझा इस मेथड को क्या कहते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने की? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ने क्या होता है? ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ऐसे पोर्टफोलियोज में, ऐसी कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका रिटर्न अच्छा हो. नेवरदलेस, choose the correct statement, make it fast. Shrishti first, Niharika second, Arya Kute third, Harsh Giridhar fourth. Shrishti, what's your answer? Sir, C. In India, permission for FDI is not uniform in all sectors. Do you agree it's a correct statement? Yes, sir. Correct. Shrishti scores another point. Great, Shrishti, keep it up. Good work. Good job. Thank you, sir. Which of the following is not a concern of monetary policy? Akansha is first, Alifia is second, Harsh Girdhar is third, Arya is fourth. What's the answer, guys? हाँ Akansha. Sir, C. C. Disposable income with the households. इसका कोई लेना देना नहीं मॉनेटरी पॉलिसी से. सर इंटरेस्ट रेट का मॉनेटरी पॉलिसी लेना देना है. मनी एंड क्रेडिट, हमारे घर पे कितने पैसे बच जाते हैं इसका गवर्नमेंट का कोई लेना है. मॉनेटरी पॉलिसी का द आंसर इज करेक्ट. आकांक्षा गेट्स 1 पॉइंट. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, उसके बाद 26th, choose the correct answer for among the combination below following table. Riya, what's the answer? A. A. Akansha, what's the answer? Sir, A. A. बाकी लोग पढ़ रहे हो, पढ़ लो. हर्ष गिरधर, what's your answer? संस्कार, what's your answer? ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं. टैक्स रेट क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए. जीडीपी हाई होना चाहिए. इन्फ्लेशन मॉडरेट होना चाहिए. ये आंसर तो सबको आना चाहिए था, ए. ठीक है, तो हु गिव द करेक्ट आंसर फर्स्ट? Sir, me. Riya, please give a point to Riya. Which of the following is not implied by the liberalization? Arya is first, Akansha is second. No, Arya ने withdraw कर दिया. Akansha is first, Harsh is second.
Akansha, what's the answer? Disinvestment of public sector enterprises. B. Harsh, what's your answer? Decontrol. Decontrol. A. Harsh Girdhar, what's your answer? D. The answer is, ठीक है, not implied by liberalization. Liberalization means, it means decontrol ना, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो जाता है. इट्स रॉन्ग आंसर. ठीक है. डीरेगुलेशन, हम लोग लिबरलाइजेशन डीरेगुलेशन करते हैं, जनरल फ्रीडम हम लोग देते हैं. लिबरलाइजेशन में हमेशा मैं ऐसा करता हूं, याद है आपको? व्हाट इज दैट? फ्री. डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, डिसइन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन का पार्ट नहीं है, वो प्राइवेटाइजेशन में आता है. करेक्ट. हमने ये प्राइवेटाइजेशन में पढ़ा है ना ये सब. ओके, चलो, गेट योर हैंड्स डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following reasons are correct for considering moderately low external value of domestic currency as conducive for domestic business? मुश्किल है थोड़ा ये. आकांक्षा, पर आंसर तुम पढ़ भी नहीं रहे हो, आंसर कैसे पता चल रहा है आपको? I'm reading it. इतने फास्ट कैसे रीड होगा? आप क्वेश्चन पढ़ देंगे, आंसर में पहले रीड कर लेगी. आप जब तक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं. बाकी लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हो क्या? तो बाकी लोग चिल मार रहे सर. यस, हर्ष गिरधर, व्हाट्स द आंसर? All of the above. The answer is all of the above. Tariff jumping, FDI, making the exports competitive, protecting the domestic industry from competition, ये सब कुछ हमें बेनिफिट मिलने वाले. Reasons why lower rate of interest may be conducive for business, ये तो आएंगे क्वेश्चंस एग्जाम में. Reasons why lower interest rate may be conducive for business, ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में. हर्षगिरी इज फर्स्ट, आर्या इज सेकेंड, आकांक्षा इज थर्ड. इंटरेस्ट रेट, लोअर इंटरेस्ट रेट से बिजनेस को कैसा कंड्यूसिव होगा, कैसा कंड्यूसिव है ना, बिजनेस को कैसे फायदा मिलेगा, फायदा मिलेगा. कंड्यूसिव यानी फायदा मिलना. हर्ष, व्हाट्स योर आंसर? Sir, A and C. ए एंड सी, यानी आंसर है डी. Yes, sir. Yes. Makes investment possible with lower returns eligible. Yes guys, this is correct. Enables mobilization of saving. लोगों की सेविंग लोग बिजनेस में डालने की कोशिश करेंगे. द आंसर इज ए एंड सी. करेक्ट. गेट हर्ष अ पॉइंट. हाँ जी, बोलिए ना. हाँ जी, कर देंगे, कर देंगे. ठीक है. Which of the following is an overarching all inclusive assumption while assessing the conduciveness of macro variables for business? मैं आपको हिंट देता हूं. सेट्रस पेरिबस. सेट्रस पेरिबस बोलते ही सब. ठीक है. इट इज इन दिस चैप्टर एज वेल. ठीक है. बट हाँ, यहां पे सेट्रस पेरिबस ये वर्ड्स यूज नहीं किए. हु वाज द रिया जिजानी, व्हाट्स द आंसर? B. बी. गिवन अदर थिंग्स कांस्टेंट. सो गाइस गिव हर अ मार्क. ठीक है. 28 को, ठीक है, एक जस्ट अ मोमेंट, 28 को हमने डिस्कस करना था. ठीक है. तब तक आप काउंट करो हु इज द विनर. Which of the following reasons are correct for considering moderately low external value of domestic currency as conducive? यानी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होनी चाहिए. डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम. यानी इंडिया की करेंसी डॉलर की कंपैरिजन में, फॉर एग्जांपल डॉलर की कंपैरिजन में कैसी होगी? लो. यानी अगर $1 खरीदना है तो ज्यादा पैसे लगेंगे या कम पैसे लगेंगे? ज्यादा पैसे लगेंगे, ज्यादा पैसे लगेंगे. तो अगर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर कंसीडरिंग मॉडरेटली लो एक्सटर्नल वैल्यू. अब लो एक्सटर्नल वैल्यू, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज मॉडरेटली लो, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं. ठीक है. मॉडरेटली लो, लो एक्सटर्नल वैल्यू एज कंड्यूसिव. तो गाइस, अगर हमारी करेंसी की वैल्यू कम है, अगर हमारी करेंसी की वैल्यू कम है तो इंपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, है ना? अरे महंगा है ना हमारा करेंसी उनके मुकाबले, तो नहीं करेंगे. नहीं करेंगे तो हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद के प्रोडक्ट्स बनाएंगे. करेक्ट.
एंड मेकिंग एक्सपोर्ट्स कंपिटिटिव। हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे कि इंडिया से बाहर भी बेचेंगे, तो वैसे भी अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है, इंडियन करेंसी में पैसे ज्यादा मिलेंगे, है ना? यस सर। ठीक है, तो एक्सपोर्ट बनाएंगे। देन टैरिफ जंपिंग, ठीक है, टैरिफ जंपिंग एफडीआई, यानी एफडीआई की अगर हम लोग बात करें, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू कम है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास जो करेंसी है वो कैसी है, महंगी है, तो ठीक है, तो लोग हमारे यहां इन्वेस्ट करेंगे। एंड द आंसर इज, देयरफॉर द आंसर इज, ये भी सही है, ये भी सही है, द आंसर इज ऑल द, ठीक है, द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो गाइस, यस, हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। ब्रिक्स पे एक क्वेश्चन हमारे सिलेबस में अब नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने नोट्स में डाल दिया है, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। ब्राजील, चाइना, इंडिया, सॉरी ब्राजील नहीं, साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया, ब्राजील एंड रशिया। Okay, so guys, that's that, and that's everything about this chapter, organizations facilitating, okay, government policies for business growth. It started with made in China, and guys, we have come a long way. कुछ एरिया छूट गया हमारा, देखो, historical sketch done, specter of government policies done, macro policies for conduciveness, friendliness done, economic change process in India. Guys, बहुत छोटा चैप्टर है, but it requires a lot of time and patience to read and understand. All right? Okay, guys, we are calling it a day. This is Pawan Gauga signing off. See you in the next video with a new chapter. Till then, take care of yourself. Study well. Bye-bye.